तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हर हाल में अयोध्या बाबरी गुंबद से कथित तौर पर प्रकट हुए रामलला की मूर्ति को हटवाना चाहते थे। उनका सख्त आदेश था, बाबरी गुंबद से मूर्तियों को किसी भी हालत में जल्द से जल्द हटाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जाए, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। लेकिन तब के फैजाबाद जिला, जो कि अब अयोध्या है, वहां के तत्कालीन कलेक्टर के नायर किसी भी हालत में बाबरी गुंबद से रामलला की मूर्ति हटाने को तैयार नहीं थे। के नायर का कहना था कि चाहे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़े या खुद सरकार उनको बर्खास्त कर दे, लेकिन रामलला की मूर्ति वो किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे। इसके पहले 1 जून 1949 को जब के नायर ने फैजाबाद के कलेक्टर का पदभार संभाला था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर से अयोध्या के हालात पर एक जांच रिपोर्ट देने को कहा था, जिसके बाद नायर ने राज्य सरकार को जो रिपोर्ट भेजी उसमें कहा गया था, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल करते हुए इस विवादित जगह पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गौरतलब ये है कि डीएम के नायर के मंदिर बनाए जाने की अनुशंसा करने वाले रिपोर्ट के कुछ महीनों के बाद ही 22 और 23 दिसंबर की रात को अयोध्या के विवादित स्थल पर एक ऐसी घटना हुई जिसे कुछ लोग चमत्कार, कुछ लोग साजिश और कुछ लोग इस घटना को फैजाबाद के डीएम के नायर की लिखी हुई पटकथा का हिस्सा मान रहे थे। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को अयोध्या में एक खबर आग की तरह फैलने लगी थी। खबर यह थी कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे खुद ब खुद श्री रामलला प्रकट हो गए हैं और इस खबर के साथ ही अयोध्या के मंदिरों में शंखनाद होने लगा। हर तरफ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला का पाठ शुरू हो गया। देखते ही देखते विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के बाहर हिंदू श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग भजन कीर्तन करने लगे। चूंकि ये जगह पहले से ही विवादित थी, इसीलिए यहां पर हमेशा एक पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती थी। घटना वाली रात वहां जिस कांस्टेबल की ड्यूटी थी, उनका नाम था माता प्रसाद। माता प्रसाद की सूचना पर सुबह करीब 7 बजे अयोध्या थाने के एसएचओ रामदेव दुबे जब बाबरी मस्जिद परिसर में पहुंचे तो वहां का नजारा बदला हुआ था। एसएचओ दुबे ने देखा कि कई दशकों से राम चबूतरे पर श्री रामलला की जो मूर्ति विराजमान थी, वही मूर्ति अब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे विराज रही थी और इसी मूर्ति को कथित तौर पर रामलला का प्रगटीकरण माना जा रहा था। इसके बाद कांस्टेबल के बयान पर एसएचओ ने 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या थाने में एक एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 147, 448 और 295 के तहत दर्ज इस एफआईआर का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में भी किया, जिसके मुताबिक रात में लगभग 50-60 लोग बाबरी मस्जिद परिसर का ताला तोड़ते हुए दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए। वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। वहां तैनात पीएसी को भी बुलाया गया, लेकिन वो लोग तब तक बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित कर फरार हो चुके थे। ये साल 1949 का वो वक्त था जब देश आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत का संविधान अभी लागू नहीं हुआ था। उधर कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत के मुसलमानों को किसी भी बात से नाराज किया जाए। इसीलिए अयोध्या की घटना के 2 दिन बाद 26 दिसंबर 1949 को नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को टेलीग्राम के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। टेलीग्राम संदेश में पंडित नेहरू ने कहा था, अयोध्या में एक बुरा उदाहरण स्थापित किया जा रहा है जिसके भयानक परिणाम होंगे। मैं अयोध्या के घटनाक्रम से चिंतित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में खुद दखल देंगे। नेहरू के आदेश पर मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर के नायर को लिखित आदेश दिया था कि किसी भी हालत में बाबरी गुंबद से रामलला और अन्य मूर्तियों को हटाया जाए।
मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का सुझाव था कि मूर्तियों को या तो वापस राम चबूतरे पर रख दिया जाए या कहीं और स्थापित कर दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ के इस आदेश को मानने से साफ इनकार करते हुए फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने पंत सरकार को यह जवाब दिया, रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर वापस ले जाना अब संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों, कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसके साथ ही अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना भी असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो। के नायर के इस जवाब से नेहरू और गोविंद वल्लभ दोनों ही सहमत नहीं थे। नेहरू का मानना था कि कलेक्टर के नायर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि इस बारे में प्रधानमंत्री नेहरू ने सीधे के नायर से बात की थी, लेकिन के नायर इस मामले में टस से मस होने को तैयार नहीं थे। लिहाजा मुख्यमंत्री पंत ने एक बार फिर कलेक्टर के नायर पर बाबरी गुंबद से रामलला की मूर्ति हटाने का दबाव बनाया। लेकिन इस बार के नायर ने अप्रत्याशित रूप से सरकार के सामने सीधे अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। एक पत्र के माध्यम से नायर ने सरकार को यह लिखा, अगर सरकार किसी भी हालत में गर्भगृह से रामलला की मूर्ति हटाना ही चाहती है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरा इस्तीफा मंजूर करते हुए यह काम किसी और अफसर से करा लिया जाए। इसी पत्र में नायर ने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ सरकार को कुछ सुझाव देते हुए कहा था, इस संवेदनशील मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सकते हैं लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि सरकार ने के नायर के इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार नहीं किया और हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू और मुख्यमंत्री पंत के पास नायर के सुझावों को मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन के नायर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाबरी मस्जिद क्षेत्र के 500 मीटर तक के एरिया में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी और यहीं से यह मामला अदालत में चला गया, जिसके बाद से कभी भी रामलला की मूर्ति को उस जगह से हटाया नहीं जा सका और रामलला का उस जगह पर विराजमान होना अदालती लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ था।